नमस्कार साथियों। मैं दीपेंद्र सिंह कल्प क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसे हमने पहले आपसे बात करी थी कि हम लैब असिस्टेंट के लिए जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज़ लाने वाले हैं। तो आपने देखा होगा कि आपको पहले एमसीक्यू सीरीज़ जो है हमने चालू कर दी है, जिसमें आपको मंजीत सर ने जो प्लांट किंगडम की जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाए हैं, आई होप कि उन्होंने आपको काफ़ी हेल्प मदद करी होगी। वही जो है और सब्जेक्ट्स के लिए भी चालू हो रहे हैं। फिर फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हम सबके लिए जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें मेनली हम पीवाईक्यू को वेटेज देंगे, जिसमें मेनली हम पीवाईक्यू इंक्लूड करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते थे। और कुछ जो है हम अपने एनालिसिस के हिसाब से जो है क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाएंगे, जो कि आपका एक लेवल जो है सेट करेंगे कि हाँ, आपको इस लेवल के ऊपर तैयारी करनी है और इस लेवल को आपको कम से कम मेंटेन करके चलना है। इसे ऊपर करो तो अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट आपको वो लेवल मेंटेन करके चलना है। तो जब हम यहाँ पे पीवाईक्यू या जो एमसीक्यूज जो है वो हम सॉल्व करवाएंगे, तो उसमें क्या करेंगे हम एक्चुअल में कि वो सॉल्यूशन ही नहीं होंगे, उसमें हम आपको डिटेल्ड जो है थ्योरी भी बताएंगे कि जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट क्यों है और जो इनकरेक्ट है वो इनकरेक्ट क्यों है, उनकी भी हम पर्टिकुलरली आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे, जिससे कि लगभग आपको जो है पूरा चैप्टर जो है उन क्वेश्चंस में कवर हो जाएगा। तो अभी जो है मेनली मैंने जो अभी चैप्टर कंप्लीट करवाया था, मेनली हम उसी के ऊपर चलेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर होगा। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, या जिसको हम गैसीय आदान प्रदान जो चैप्टर है, उसको हम सबसे पहले एमसीक्यू देखेंगे। तो आज मैं यहाँ पे इस वीडियो या लेक्चर में हम पर्टिकुलरली मैं 15 जो है क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि लगभग लगभग जो पूरा चैप्टर है वो इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो वो जो लेवल है जो लैब असिस्टेंट के लिए चाहिए पेपर के लिए, तो वो लेवल जो है इस वीडियो के अंदर पूरा जो है एक मेंटेन किया हुआ है। आई होप कि वो आपको हेल्प करेगा। मैं कोशिश करूंगा कि मेनली जो है मैं हिंदी में ही लेके आया हूँ, तो जो हिंदी मीडियम वाले हमारे साथी हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है समझने में। इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको तो आई होप कि नहीं आएगी, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को नहीं आएगी। इस वीडियो में जो हम क्वेश्चंस लेके आए हैं उनमें प्रॉपर्ली हमने हिंदी मीडियम को मेंटेन करके रखा है। तो ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो होगा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो हम पढ़ते हैं इसको सबसे पहले कि CO2 में वृद्धि के कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का विस्थापन ऊतकों में संपन्न होता है। ये घटना क्या कहलाती है? याद करिए, जब मैंने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ाया था या ऑक्सीजन वियोजन कर्व पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको प्रॉपर्ली ऐसे बताया था कि जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व था वो हमने PO2 की ऑक्सीजन का जो है पार्शियल प्रेशर, या हम जिसको बोले आंशिक दाब, और किसके बीच में बनाया था? हमने बनाया था परसेंटेज सेचुरेशन या संतृप्तता, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्तता, कि कितने प्रेशर के ऊपर जो है कितना प्रतिशत हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से सेचुरेट हो रहा है, कितनी ऑक्सीजन उससे बाइंड हो रही है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि जो नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होगा वो इस तरीके से होगा। लेकिन मैंने क्या बताया था, यहाँ पे मेनली दो शिफ्ट चलते हैं। दो शिफ्ट का मतलब हम इसको राइट शिफ्ट लेंगे, इसको लेफ्ट शिफ्ट लेंगे। आई होप कि इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब हम बॉडी के ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर देखते हैं तो इनका उल्टा हो जाता है, राइट की जगह लेफ्ट आ जाएगा और लेफ्ट की जगह राइट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम मेनली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो राइट है वो इस तरफ आएगा और लेफ्ट इस तरफ आएगा। तो अब शिफ्ट से क्या मतलब है कि ये जब नॉर्मल ग्राफ है, तो अगर इस तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इसको हम बोल देंगे राइट शिफ्ट, इसको हम बोल देंगे राइट शिफ्ट। और ये अगर इस तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इसको हम बोल देंगे लेफ्ट शिफ्ट। अब ये राइट और लेफ्ट शिफ्ट क्यों हो रहा है, इसका मैंने पर्टिकुलरली आपको कुछ फैक्टर्स बताए थे कि क्यों जो है ये राइट शिफ्ट हो रहा है, क्यों लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। अब यहाँ पे जो राइट शिफ्ट है ये क्या दिखा रहा है? ये राइट शिफ्ट दिखा रहा है HB की बाइंडिंग या जो एफिनिटी है वो ऑक्सीजन से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग ऑक्सीजन से कम हो जाएगी। और अगर लेफ्ट शिफ्ट होता है तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग है, या बोल दे मेनली हम बंधुता, क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन से बढ़ जाएगी। तो यहां पे क्या होगा? HbO2 ज्यादा बनेगा। HbO2 मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा। और यहां पे क्या होगा? HbO2 ज्यादा टूटेगा, HbO2 का वियोजन होगा। आई होप अभी आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि HbO2 का बनना, HbO2 ज्यादा बन रहा है तो ये कहाँ बनेगा?
हमें पता है कि कूपिकाओं पे ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, वहाँ पे बनेगा। तो ये जो अगर लेफ्ट शिफ्ट कब होगा, ये कूपिकाओं के स्तर पे होगा, और राइट शिफ्ट कब होगा, ये होगा टिश्यू के लेवल पे, जहाँ पे हमें ऑक्सीजन HBO2 वियोजन होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी, और ऑक्सीजन रिलीज होगी तो वो जाएगी टिश्यूज़ के पास, जहाँ पे जो हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन चलता है फॉर जो हमें एनर्जी की नीड होती है एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए। अब ये यहाँ तक ठीक था, ये कंसेप्ट था। अब हम बढ़ते क्वेश्चन की तरफ वापस से, कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन का वियोजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन से, तो हमें किस तरफ चलना है, राइट शिफ्ट की तरफ चलना है, क्योंकि वहीं पे क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से वियोजन हो रहा है। ड्यू टू इंक्रीज इन CO2 अकर्स इन द टिश्यू, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड। अब ये क्यों हो रहा है HBO2 वियोजन, यहाँ पे एक फिनोमिनन काम करता है। याद करिए मैंने आपको दो फिनोमिनन बताए थे, बोर्स इफेक्ट ऑन हेल्ड और हेल्डेन इफेक्ट। बोर्स इफेक्ट मैंने कब बताया था, कि जब राइट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट जब होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ेगी। हमने यहाँ पे देखा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन है वो बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो H+ की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, और H+ की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है साथियों, तो यहाँ पे क्या होगा, pH जो होगी वो घटेगी। तो यहाँ पे मेनली H+ और कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी कंसेंट्रेशन क्या करती है, इस HbO2 के डिसोसिएशन को प्रेरित करती है, और यही जो फिनोमिनन है इसी को हम क्या बोल देते हैं, बोर्स इफेक्ट। इसको अगर आपको और डिटेल लेनी है तो मैंने जो प्रीवियस लेक्चर जो है हमारे पूरे इस चैप्टर के अपलोडेड है, तो वहाँ से आप डिटेल्स जो लेक्चर है वो भी देख सकते हो, और इनकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो भी आप ले सकते हो। बट ये सफिशियंट है इतना कि आपको इतना डीप में नहीं जाना है, आप बस इतना याद रखिए कि राइट शिफ्ट हो रहा है तो HBO2 डिसोसिएशन हो रहा है। HBO2 डिसोसिएशन हो रहा है वो किन फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, H+ बढ़ रही है, H+ बढ़ रही है, pH घट रही है, और ये दोनों फैक्टर का बढ़ना और इनके बढ़ने से HBO2 का डिसोसिएशन होना, इसी को बोर्स इफेक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम अपोजिट में देखेंगे तो अगर यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन बढ़ेगी, या हम मेनली मान लें कि CO2 घटेगी, CO2 घटेगी तो H+ घटेगा, H+ घटेगा तो pH बढ़ेगी। तो यहाँ पे इस कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना और H+ का कम होना, ये क्या करेगा, HbO2 के फॉर्मेशन को बढ़ाएगा। इस इफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, इसको हम बोल देंगे हेल्डेन्स इफेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे आपको मेनली दो तीन चीजें याद रखनी, बोर्स इफेक्ट। बोर्स इफेक्ट हम किन दो फैक्टर्स के लिए बोल रहे हैं, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और H+ के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड और H+ बढ़ रहा है तो HBO2 डिसोसिएट होगा, इसको हम बोर्स इफेक्ट बोल रहे हैं, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड घट रहा है तो H+ घटेगा, ये दोनों घट रहे हैं तो HBO2 बनेगा, इसको हम बोल देंगे हेल्डेन्स इफेक्ट। अब ये जब इतना आपने समझ लिया तो आई होप कि आपको इसमें आंसर मिल गया होगा। स्टिल मैं आपको बता देता हूँ, क्लोराइड शिफ्ट, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, क्लोराइड शिफ्ट ये नहीं हो सकता। क्लोराइड शिफ्ट कब होता है, याद करिए कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ा था कि RBC का जो RBC है उसमें बाइकार्बोनेट आयन जो है जब वो प्लाज्मा में मूव करता है तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसका पोटेंशियल या विभव जो होता है वो जो है इम्बैलेंस हो जाता है। तो उसको वापस बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि क्लोराइड क्या होता है, प्लाज्मा से RBC में एंटर करेगा। तो ये तो क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन को प्रेरित नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा हम देखते हैं हेल्डेन शिफ्ट। हेल्डेन शिफ्ट की बात मैंने कहाँ की थी, यहाँ पे, पर यहाँ पे तो क्या हो रहा था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, वियोजन नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा। तीसरा हम देखते हैं बोर्स इफेक्ट। बोर्स इफेक्ट हमने देखा HBO2 के डिसोसिएशन के लिए, और क्वेश्चन में भी वही पूछ रहा है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो रहा है तो वहां पे कौन सा इफेक्ट बोलेंगे, तो इसको हम बोल देंगे बोर्स इफेक्ट। चौथा क्यों नहीं हो सकता, व्युत्क्रम क्लोराइड शिफ्ट। याद करिए मैंने क्या बताया था कि जब अनलोडिंग हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की, वहां पे जब है अंदर वापस से RBC में बाइकार्बोनेट आयन जो है वो एंटर कर जाएगा, तो वो जब बाइकार्बोनेट आयन अंदर एंटर करता है उस टाइम क्लोराइड की कोई नीड नहीं होती। क्लोराइड क्या करता है, वापस RBC से प्लाज्मा में मूव कर जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, तो वो भी डिसोसिएशन के लिए नहीं है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है, इसका सोल्यूशन मैंने आपको डिटेल में प्रोवाइड करवा दिया। तो हर क्वेश्चन की, हर वीडियो में, हर चैप्टर के लिए आपको सब जगह यही जो है एक्सप्लेनेशंस मिलेंगी इसी तरीके से। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें से हमें देखने के सही कथन कौन कौन से हैं। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बंधुता पर CO2 एवं H+ का प्रभाव बोर इफेक्ट कहलाता है। अभी हमने डिस्कस किया कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बंधुता कौन डिसाइड करता है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और H+ का इफेक्ट। तो अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड अभी मैंने बताया था बढ़ जाता है और H+ जो है बढ़ जाएगा तो इसको बोर्स इफेक्ट बोलेंगे। अभी हमने देखा तो ये जो है
ये सही हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। दूसरा हम देखते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज के कारण कार्बोनिक अम्ल का निर्माण आरबीसी की अपेक्षा प्लाज्मा में तेजी से होता है। ये गलत है। अब क्यों गलत है देखो, ये मैंने जब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाया था लास्ट चैप्टर में, तो वहां पे हमने देखा था, मैंने ये एक पॉइंट लिखवाया था कार्बोनिक एनहाइड्रेज की, जब मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी वहां पे मैंने बताया था कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है उसकी कंसेंट्रेशन आरबीसी में ज्यादा होती है प्लाज्मा की तुलना में। आरबीसी में ज्यादा मिलेगा, प्लाज्मा में मिलेगा बट बहुत, हम बोलेंगे नेग्लिजिबल अमाउंट में मिलेगा। तो इसलिए क्या होगा कि ये गलत हो जाएगा। इसने क्या कहा कि प्लाज्मा में तेजी से होता है। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज का काम क्या था, काम क्या था उसका कि H2O को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करके कार्बोनिक एसिड में चेंज करना। तो जहां पे ज्यादा होगा वहीं पे तो चेंज करेगा। तो आरबीसी में ज्यादा था तो आरबीसी में चेंज कर रहा था, इसलिए आरबीसी में कार्बोनिक एसिड ज्यादा बन रहा था। प्लाज्मा में है ही नहीं तो प्लाज्मा में बनाएगा भी नहीं। तो इसलिए ये जो है स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा हम देखते हैं पीएच में कमी तथा CO2 एवं तापमान में वृद्धि ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र को बाईं ओर विस्थापित करते हैं। तो ये हमने देखा था। अब बाईं और दाईं, अब मैंने आपको बताया था लेफ्ट और राइट शिफ्ट जब बताया था, देखिए अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, ये देखिए हमने अभी देखा था, ये नहीं इससे पिछले वाला नहीं, यही था, ठीक है, ये हमने देखा था। अब मैंने यहाँ पे बताया था राइट और लेफ्ट शिफ्ट आपको। तो राइट शिफ्ट कब हो रहा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, H+ बढ़ रहा है, पीएच घट रही है, और टेम्परेचर की भी बात कर लेते हैं हम, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा। अब टेम्परेचर यहाँ पे क्यों बढ़ रहा है, तापमान, क्योंकि कंटिन्यूसली सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रहा है। कंटिन्यूसली सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी बनेगी, एनर्जी बनेगी तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा उन पर्टिकुलर सेल्स का, और इस तरफ क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बनी नहीं रही, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये टेम्परेचर यहाँ पे कम है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हम देखेंगे ये था पीएच में कमी तथा CO2 एवं तापमान में वृद्धि। पीएच में कमी, ठीक है, तथा CO2 एवं तापमान में वृद्धि। अब देखिए CO2 बढ़ेगी तो H+ बढ़ेगा, H+ बढ़ेगा तो पीएच में कमी होगी, और इस पे यहाँ पे क्या था, CO2 ज्यादा है तो यहाँ पे टेम्परेचर, CO2 ज्यादा होने का टेम्परेचर से क्या मतलब, CO2 ज्यादा हो रही है मतलब मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है, मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है मतलब एनर्जी ज्यादा बन रही है, एनर्जी ज्यादा बन रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये फैक्टर्स थे, ये किसके लिए थे, राइट शिफ्ट के लिए। ये किसके लिए थे, राइट शिफ्ट के लिए, और राइट का मतलब दाया, राइट का मतलब दाया होगा। ठीक है, तो राइट शिफ्ट को हम बोल देंगे यहाँ पे दाया शिफ्ट, दाया विस्थापन। तो ये फैक्टर्स चाहिए हमें ऑक्सीहीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को राइट शिफ्ट या दायां विस्थापन करने के लिए। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि पीएच में कमी आई, हमें देखा पीएच में कमी आई, CO2 में तापमान में वृद्धि, हमने देखा CO2 और तापमान में वृद्धि आई। ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र को बाईं ओर विस्थापित करता है, बाईं ओर नहीं करेगा, किस तरफ करेगा, दाईं ओर। तो ये क्या हुआ, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अब देखते हैं चौथा, आरबीसी एवं प्लाज्मा के बीच क्लोराइड एवं बाइकार्बोनेट आयनों का विनिमय हेमबर्गर की घटना क्रिया कहलाती है। ये अभी मैंने पिछली स्लाइड पे डिस्कस किया कि बाइकार्बोनेट आयन और क्लोराइड आयन आपस में क्या करते हैं, एंटीपोर्ट करते हैं। एंटीपोर्ट का मतलब क्या होता है कि बाइकार्बोनेट आयन सेम साइड से बाहर आया और सेम साइड से क्लोराइड आयन प्लाज्मा से आरबीसी में गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेमबर्गर फिनोमेनन। अभी लास्ट मैंने स्लाइड पे डिस्कस किया था। तो ये क्या है, ये भी सही है। तो अब यहाँ पे सही कौन कौन से स्टेटमेंट है, फर्स्ट एंड फोर्थ। देखो फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, फर्स्ट एंड फोर्थ हाँ, सेकंड एंड थर्ड और सेकंड एंड फोर्थ हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। अब ये दो जो क्वेश्चन आए इसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर हो गया इस चैप्टर का, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व या ऑक्सीजन वियोजन वक्र, जिसमें हमने क्या क्या देखा, मेनली कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, उसी में अभी आपने देखा कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन भी आएगा। तो इसमें क्या हो गया कि अब दो क्वेश्चन में देखिए आप कितने कॉन्सेप्ट जो है आपके एकदम से वापस से आपकी मेमोरी रिकॉल हो गई कि इतने इतने जो चैप्टर पढ़े थे आपने, सारा जो जो कॉन्सेप्ट्स आपने तैयार किए थे वो सारे रिकॉल हो गए। तो जो मेन हम जो क्वेश्चन लेके आएंगे वो लगभग सारे इसी लेवल के होंगे कि आपके जो चैप्टर की एक बार तैयारी है वो एक बार चेक हो सके कि आपने किस हिसाब से अपनी तैयारी करी है, किस लेवल पे करी है और क्या आपने उसके कंसेप्ट तैयार किए हैं। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामान्य श्वसन, अब ये देखिए रेस्पिरेटरी कैपेसिटी वाला क्वेश्चन आ गया वापस से, एक जो टफ टॉपिक है हमारा वो डिस्कस करते हैं। सामान्य श्वसन के अंत में वायु मार्ग एवं कुपिकाओं में शेष रहने वाले वायु की मात्रा होती है। अब हम इसको किससे समझेंगे, स्पायरोग्राम से।
मैं यहाँ पे सब तो नहीं समझाऊंगा, लेकिन क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो चारों ऑप्शंस है सिर्फ वो, ये स्पायरोग्राम था, हमने देखा था। ये स्पायरोग्राम है। ठीक है, अब स्पायरोग्राम हम देखेंगे, इसको हम क्या बोल देते हैं, टीवी या टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन। अब देखिए सबसे पहला हमारा ऑप्शन क्या है, ज्वारीय आयतन। मैंने क्या कहा था, इसको आपको रटना नहीं है, इसको आपको समझना है। अगर यहां तक की बात होती है तो क्या होता है, यहां तक की बात होगी तो क्या नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात होती है, इससे ऊपर जाते हैं तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन, इससे नीचे जाते हैं तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन। और एक्सपायरेशन के बाद भी जो जगह है वो क्या होता है कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद भी जो नेगेटिव प्रेशर बनाने के लिए, जो ऋणात्मक दाब बनाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे ह्यूमन के लंग्स कहते हैं सकन टाइप के, खींचने वाले हमेशा, क्यों, क्योंकि उनमें नेगेटिव प्रेशर होगा। क्यों, उसका रीजन क्या होता है, ये वॉल्यूम, कि आप कितना भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दो लेकिन स्टिल आपके लंग्स में कुछ अमाउंट ऑफ एयर, कुछ वायु का आयतन अभी भी बचा रहेगा, जो क्या करेगा, नेगेटिव प्रेशर अंदर बना के रखेगा, फेफड़ों को चिपकने नहीं देगा, हमेशा उनको खुला रखेगा कि वापस से एयर उनके अंदर आ सके। ठीक है, तो ज्वारीय आयतन देखो क्या होता है, जब हमने डिस्कस किया था मैंने ही कहा था कि नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद लिया जाने वाला आयतन, वायु का आयतन, एक नॉर्मल, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल ब्रीथिंग की बात हो रही है, इसमें हम बोलेंगे नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद या तो लिया जाने वाला आयतन या छोड़ा जाने वाला वायु का आयतन। ठीक है, सामान्य अंतःश्वेषण के बाद छोड़ा गया आयतन, या सामान्य, यहां से देखते हैं, या सामान्य बहिश्वेषण के बाद लिया गया आयतन, वो क्या होता है, ज्वारीय आयतन होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सामान्य श्वेषण के अंत में वायु मार्ग एवं कुपिकाओं में शेष रहने वाली वायु, इसने क्या किया, सामान्य श्वेषण, सामान्य श्वेषण मतलब एक बार अंतःश्वेषण करके आपने बहिश्वेषण कर दिया, या आपने अंतःश्वेषण किया, ये बहिश्वेषण कर दिया। अब यहाँ पे जब आपने ये किया तो इसके बाद वायु के जो पैसेज उसके अंदर बचा रहने वाला वायु का आयतन, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, इस आयतन की बात कर रहा है कि जैसे ही आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, अब इसके बाद यहाँ पे कौन सा वॉल्यूम बच रहा है उसका पूछ रहा है। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम तो ये होता है, बचे हुए की बात कर रहे हैं तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मल एक्सपिरेशन या इंस्पिरेशन के ड्यूरिंग जो आप एयर ले रहे हो उसको टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे। अंतःश्वेषण क्षमता, या जिसको हम बोल देते हैं आई सी, आई सी क्या होती है, ये होती है टीवी प्लस आईआरवी, इसको हम क्या बोल देंगे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब एक एक की डेफिनेशंस तो देखो मैं बताने नहीं बैठूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, तो इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे चार ऑप्शंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले अब आईसी देखेंगे, आईसी क्या होती है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, टीवी प्लस आईआरवी। एक सामान्य, यहाँ से देख, एक सामान्य बहिश्वेषण के पश्चात बही अब बलपूर्वक अंतःश्वेषित किया गया वायु का आयतन, यहाँ पे क्या हुआ, सामान्य बहिश्वेषण हो गया, इसके बाद बलपूर्वक अंतःश्वेषित किया गया वायु का आयतन क्या होगा, आईसी। तो ये भी इसको डिफाइन नहीं करता, ये तो पूछ रहा है बचा हुआ आयतन, ये किसको पूछ रहा है, इसको। अब तीसरा देखते हैं अंतःश्वेषित आरक्षित आयतन, अंतःश्वेषण आरक्षित आयतन ये रहा, इसमें हमने क्या देखा था, इसमें ये देख, ये वाला था, इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें भी वही था कि सामान्य बहिश्वेषण के बाद लिया गया वायु का आयतन फोर्सफुली। ठीक है, सामान्य बहिश्वेषण के बाद लिया गया वायु का आयतन क्या होगा, आईआरवी। तो अब यहाँ पे भी ये क्या पूछ रहा है, बचा हुआ पूछ रहा है, तो हम चौथे की तरफ चलते, कार्यशिष्ट, कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता, या इसको हम बोल देते हैं फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम या एफआरसी। एफआरसी क्या होती है, एफआरसी होती है ईआरवी, ईआरवी किसको बोलेंगे हम, इसको यहां से लेकर यहां तक ईआरवी, इसको हम बोल देंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। तो एफआरसी इन दोनों से मिलकर बनी हुई होगी। तो एफआरसी का मतलब सामान्य बहिश्वेषण के पश्चात वायु में बचा हुआ फेफड़ों का कुल आयतन, सॉरी फेफड़ों में बचा हुआ वायु का कुल आयतन क्या होगा, एफआरसी होगा। तो क्या ये इसको जस्टिफाई कर रहा है, देखिए सामान्य श्वसन के अंत में वायु मार्ग एवं कुपिकाओं में शेष रहने वाली वायु की मात्रा होती है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि सामान्य श्वसन यहाँ पे खत्म हो गया, ये सामान्य बहिश्वसन के बाद फेफड़ों में बचा हुआ कुल वायु का आयतन क्या हो गया, एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो इसको हम किससे डिफाइन करते हैं, ईआरवी प्लस आरवी, और इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ईआरवी जोड़ लो और आरवी को जोड़ लो, इसका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 2100 से 2300 ml, क्योंकि ईआरवी कितनी होगी 1000 से 1100,
और आरवी कितनी होती, 11 से 1200, दोनों को जोड़ दो, ठीक है, क्लियर है ये। आगे बढ़ते हैं। श्वसन की कौन सी अवस्था के दौरान एटीपी का उत्पादन किया जाता है? अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जब मैंने आपको रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन दिया था उस टाइम मैंने बताया था कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस है मेनली 5 जो है स्टेप्स में पूरी होती है। सबसे पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसमें हमने देखा था वेंटिलेशन, संवातन होता है, ठीक है। दूसरा हमने देखा था डिफ्यूजन हो रहा था गैसों का, कहाँ से, एल्वियोलाई से ब्लड में और ब्लड से एल्वियोलाई में। उसके बाद हमने देखा था वो ट्रांसपोर्ट हो रहा था ब्लड से टिश्यू, एल्वियोलाई से टिश्यूज तक, वो तीसरा स्टेप था। चौथा देखा था हमने फिर से एक्सचेंज हो रहा था एक बार, कहाँ पे, लेकिन एक्सचेंज बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यूज, उसको हमने बोला था इंटरनल रेस्पिरेशन। और उसके बाद पांचवा स्टेप था सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जहां पे जो क्या ऑक्सीजन जा रही थी, डिलीवर हो रही थी, वो ब्रेक डाउन होकर एनर्जी बना रही थी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज हो रही थी उसको वापस से ट्रांसपोर्ट करके कहाँ तक ला रहे थे, एल्वियोलाइज तक, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि श्वसन की कौन सी अवस्था के दौरान एटीपी का उत्पादन किया जाता है, वो देखेंगे हम सबसे पहले। बाह्य श्वसन, क्या जब एक्सपायरेशन होता है तब एनर्जी बनती है? नहीं। एक्सपायरेशन क्यों हो रहा है? कि मसल्स रिलैक्स होंगी, मसल्स रिलैक्स होंगी तो एक्सपायरेशन हो जाएगा, वहां पे मसल्स काम ही नहीं कर रही, तो ना मसल्स काम कर रही ना सेल्स काम कर रही, तो क्या एनर्जी प्रोडक्शन होगा? नहीं होगा। दूसरा हम देखते हैं आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन। अब इंटरनल रेस्पिरेशन क्या था, हमने देखा था ये क्या था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड वेसल्स, या कैपिलरी बोल दें, बिटवीन कैपिलरीज एंड टिश्यूज या सेल्स, या हिंदी में बोल दें हम कि गैसों का आदान प्रदान किसके बीच में, केशिकाओं और ऊतकों के बीच में। तो उसको हमने क्या कहा, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो क्या इसमें एनर्जी बनी? नहीं। तीसरी हम देखते हैं संवातन के दौरान, ब्रीदिंग के ड्यूरिंग, ब्रीदिंग के दौरान एनर्जी क्यों बनेगी, उस टाइम तो लगेगी एनर्जी। ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन आता है, अंतःश्वसन आता है, अंतःश्वसन में मैंने आपको बताया था मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उनको एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पे तो क्या होगा, एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा, एनर्जी क्या होगी, खर्च होगी, बनेगी नहीं, एनर्जी खर्च होगी। अब चौथा हम देखते हैं कोशिकीय श्वसन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन याद करिए, मैंने आपको बताया था कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होगा, एनर्जी बनेगी, क्योंकि यहां पे क्या होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा। यहाँ पे क्या होगा, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा, और यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और यहाँ पे क्या बनेगा, एनर्जी। और यहाँ से बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हमें बाहर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, क्योंकि एनर्जी कहाँ बन रही है और एनर्जी किस फॉर्म में बनेगी, एनर्जी की करेंसी क्या होती है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, तो इसका आंसर कौन सा जाएगा, चौथा। आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे और आपके जो है आंसर काफ़ी जल्दी आ रहे होंगे, क्योंकि आपने चैप्टर पहले से प्रिपेयर किया हुआ है और बहुत इजी चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है लैब असिस्टेंट के लेवल को देखते हुए, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत अच्छा वेटेज आता है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको अच्छे से कवर करनी पड़ेगी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब हम देखते हैं अंतःश्वसन के दौरान डायफ्राम की पेशियां। याद करिए अंतःश्वसन के मैकेनिज्म बताई थी मैंने, क्रियाविधि, उसमें मैंने बताया था कि अंतःश्वसनीय पेशियां किसे कह रहे हैं और बाह्य श्वसनीय पेशियां किसे कह रहे हैं। अंतःश्वसनीय पेशियां क्या होंगी, जब उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा मेनली या संकुचन होगा तब अंतःश्वसन होगा। तो कौन कौन सी थी, तो हम बात देखते हैं। डायाफ्राम को गुंबदाकार बनाने के लिए संकुचित होते हैं, नहीं। आप देखिए डायाफ्राम की तो नॉर्मल जो शेप ही होती है वो डोम शेप या गुंबदाकार होती है। याद करिए, ये मैंने ऐसे करके आपको ये लंग्स पढ़ाए थे, ये मान लीजिए कि लंग्स है और ये इनके पास यहाँ पे डायाफ्राम है, और ये हम मान लेते हैं ये पूरी थोरेसिक कैविटी है, ठीक है। ये वाली क्या है, वक्षीय गुहा है, वक्षीय गुहा है। ये क्या है, फेफड़े आपके। और इसको नीचे वाले को हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं डायाफ्राम। क्या मान लेते हैं इसको हम, डायाफ्राम। अब देखिए ये अभी नॉर्मल स्टेट में, डायफ्राम का जो नॉर्मल शेप ही है वो कैसा होता है, डोम शेप्ड होता है, गुंबदाकार होता है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तब कैसा हो जाएगा, इस शेप का हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। और जब फ्लैट होगा, ठीक है, ये क्या होगा, फ्लैट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होके कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और ये फ्लैट हो गया। तो यहाँ पे फ्लैट हो गया तो क्या हो गया कि जो लंग्स है
उनको भी यहाँ पे फैलने के लिए स्पेस मिल गया, और जैसे इनको स्पेस मिला तो इनके अंदर का क्या हुआ, याद करिए, प्रेशर घट गया और वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, और जैसे प्रेशर घटा, बाहर हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, और गैसेस क्या करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी, और कहाँ से आ जाएगी, एटमॉस्फेयर से सीधा कहाँ जाएगी, सीधा आ जाएगी लंग्स के अंदर। ठीक है, तो अब देखो पहला तो गलत हो गया, क्योंकि डायफ्राम जो है गुंबदाकार बनाने के लिए संकुचित होती है, नहीं, संकुचित नहीं होगी गुंबदाकार बनाने के लिए, गुंबदाकार तो वो पहले से ही है नॉर्मल शेप में, तब तो रिलैक्स होगी। दूसरा देखते हैं, डायफ्राम को चपटा बनाने के लिए संकुचित होती है, ये सही है, चपटा बना रही है उसको, चपटा बना रही है तो क्या हो रहा है, वहां पे वॉल्यूम बढ़ रहा है और इसलिए इंस्पायरेशन हो रहा है, तो इसको हम सही मानेंगे। आगे के ऑप्शंस भी देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं। डायफ्राम को गुंबदाकार बनाने के लिए शिथिल होती है। देखिए नॉर्मली तो क्या होता है कि गुंबदाकार बनाने के लिए शिथिल होगी, लेकिन ये इंस्पायरेशन के लिए नहीं होगी। ये किसके लिए पूछ रहा है, ड्यूरिंग ब्रीदिंग द मसल ऑफ डायफ्राम, तो मेनली ये किसके लिए पूछ रहा है, अंतःश्वेशन के दौरान, कि अंतःश्वेशन के दौरान क्या होता है, तो अंतःश्वेशन के दौरान थोड़ी गुंबदाकार बनाती है, वो किसके लिए बनाएगी, बहिश्वेशन के लिए। ठीक है, तो बहिश्वेशन के लिए बनाएगी, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा चौथा हम देखते हैं, डायफ्राम को चपटा बनाने के लिए शिथिल होती है। डायफ्राम को चपटा बनाने के लिए शिथिल नहीं होगी, डायफ्राम को चपटा बनाने के लिए तो संकुचित होगी। अब देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, ड्यूरिंग ब्रीदिंग, इसको ब्रीदिंग मत मानिए आप, ब्रीदिंग में आप स्पेशली इसको अंतःश्वेशन मानिए। ये अंतःश्वेशन के लिए था क्वेश्चन, कि जो अंतःश्वेशन हो रहा है उसमें मेनली जो मसल्स है उनमें क्या फर्क आ रहा है। तो हम देखेंगे डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट होकर कैसी शेप बनाएगा, वो बनाएगा डोम, फ्लैट शेप बनाएगा, और नॉर्मल रिलैक्स स्टेट में कैसा होगा, वो डोम शेप्ड होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र दाईं ओर विस्थापित हो सकता है, या हम कहें कि कर्व में शिफ्ट टू द राइट। राइट शिफ्ट कब होता है, फिर से देखिए वही क्वेश्चन आ गया, हमने देखा था कि राइट शिफ्ट कब हो रहा था, देखते हैं। PO2 कम होता है, नहीं। राइट शिफ्ट कब हो रहा था, याद करिए, चलिए देखते हैं, वापस एक बार रिकॉल मारते हैं। राइट शिफ्ट कब हो रहा था, ये देखिए, ये राइट शिफ्ट कब हो रहा है, जब CO2 ज्यादा हो, H+ ज्यादा हो, pH कम हो और टेम्परेचर ज्यादा हो। ठीक है, अब देखते हैं आगे, चलिए। ये रहा, क्या PO2 क्या होनी चाहिए थे, हम लिख लेते हैं इधर कि कब होगा, PCO2 क्या होगी, ज्यादा होगी। CO2 ज्यादा है तो H+ ज्यादा है, H+ ज्यादा है तो pH क्या होगी, कम होगी, और टेम्परेचर क्या होगी, ज्यादा होगा। ठीक है, ये सब फैक्टर्स मैंने डिस्कस किए थे। अब हम देखते हैं, PCO2 कम होता है, नहीं। राइट शिफ्ट कब होगा, जब PCO2 ज्यादा होगी, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दूसरा हम देखते हैं, PCO2 और तापमान उच्च होते हैं, सही है, PCO2 और तापमान उच्च होंगे, और pH सामान्य से कम होती है, pH सामान्य से कम है, तो ये सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। PCO2 और तापमान कम होते हैं, नहीं, PCO2 और तापमान कम नहीं होगा। PCO2 तापमान और pH परिवर्तित कर दिए जाएं और सामान्य से अधिक दर्शाएं, सामान्य से अधिक, लेकिन pH तो कम है, सामान्य से अधिक कैसे दर्शा सकते हैं, यहाँ पे PCO2 और तापमान का तो ठीक है, लेकिन pH को कम थोड़ी, ज्यादा थोड़ी कर सकते हैं, pH क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, सही। यहाँ पे क्या होता है, मेनली आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप क्या करो, जब भी आपको जैसे पूछ ले राइट शिफ्ट कब हो रहा है, राइट शिफ्ट जैसे ही आप ये सारे फैक्टर लिख लो, और जैसे ही उधर बगल में लिख लो पेपर के, और फिर उनको इनसे मैच करना चालू किया करो। अब जैसे PCO2 लिख दिया, आपको पता है, सिंपल सी ट्रिक लगा लो एक आप इस तरीके से, कि CO2 जो है कहाँ पे ज्यादा बन रही है, टिश्यू लेवल पे, टिश्यू लेवल पे ज्यादा बन रही है तो वहां पे PCO2 ज्यादा होगा। पार्शियल प्रेशर मतलब ज्यादा बन रही है तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो याद करिए मैंने कार्बोनिक एनहाइड्रेट बताया था, वो क्या करेगा, इसको कार्बोनिक एसिड में बनाया, चेंज करेगा, कार्बोनिक एसिड में चेंज करेगा, किसमें तोड़ रहा था, H+ और बाइकार्बोनेट आयन में। तो यहाँ पे क्या हुआ, H+ और बाइकार्बोनेट आयन में बन रहा था। अब H+ क्यों बन रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया कि H+ ज्यादा है। और ये तो बेसिक सा केमिस्ट्री का रूल है कि H+ ज्यादा होगा तो pH कम होगी। और टेम्परेचर का मैंने आपको बता ही दिया, टेम्परेचर क्यों ज्यादा है, क्योंकि कंटिन्यूसली वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन चल रही है, उसमें एनर्जी बन रही है तो टेम्परेचर ज्यादा है। तो ये फैक्टर्स आप साइड में लिख लो और फिर ऐसे मैच कर लो, आपका आंसर ईजिली आ जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव श्वसन नली और कीट की श्वसन नली के बीच उभयनिष्ठ गुण है। अब ये देखिए, ये आ गया आपके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर से क्वेश्चन, जो कंपैरेटिवली स्ट्रक्चर्स होती है उनके बारे में। तो यहाँ पे पूछ रहा है कॉमन फीचर ऑफ ह्यूमन एंड इंसेक्ट ट्रेकिया, कॉमन फीचर पूछ रहा है दोनों के, कि दोनों के कॉमन फीचर क्या होंगे। तो देखिए हमें पता है कि इंसेक्ट जो होते हैं इनमें कैसा रेस्पिरेशन होता है,
ट्रेकियल, ट्रेकियल या ट्यूबुलर श्वसन या रेस्पिरेशन जिसको हम बोलते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है। अब इसको ही हम बोल देते हैं नलिकीय, हिंदी में बोले तो इसको हम बोल देंगे नलिकीय संवातन। क्योंकि इंसेक्ट्स में क्या होता है कि ट्यूब होती है, ट्यूब सा नेटवर्क होता है, उनमें कोई ऐसे स्पेसिफिकली क्या होती है कि स्ट्रक्चर्स नहीं होती जितने कि ह्यूमंस में, जैसे लंग्स ऐसे असिस्टेंट स्ट्रक्चर्स है जिसमें ट्रेकिया है, ट्रेकिया, और उसमें हमें ब्रोंक्यूल्स है, और ब्रोंक्यूल्स में ब्रोंकाइज है आगे। तो इतनी जो है फाइन स्ट्रक्चर नहीं होती उनमें। क्या होता है कि जैसे ये ट्यूब है, ये एक ट्यूब जो बाहर एटमॉस्फेयर के उससे कनेक्टेड है, यही आगे ट्रेक्यूलीज में डिवाइड हो गई, यही आगे किस में डिवाइड हो गई, ट्रेक्यूलीज में। और यही ट्रेक्यूलीज जो है आगे जाके डायरेक्ट जो बॉडी के सेल्स है उनके कांटेक्ट में आती है। तो यहाँ से क्या होगी, एयर सीधी जाएगी, यहाँ से सीधी सेल्स को मिली, यहाँ से वापस लोड हुई और यहीं से बाहर वापस। तो ये इस तरीके का इनका नेटवर्क होता है ट्यूब्स का। और ये जो स्ट्रक्चर होती है इनको हम बोल देते हैं ट्रेकिया, ठीक है। और इनको ट्रेक्यूली, और ये अगर जो बॉडी सेल्स होगी उनकी डायरेक्ट जो बॉडी सेल है उनको गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। क्योंकि इनमें कोई ट्रांसपोर्टेशन मीडियम नहीं होता इसलिए इनमें ऐसा सिस्टम होता है। ह्यूमंस में तो क्या है, ब्लड है और हीमोग्लोबिन है, तो वो क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे डायरेक्टली। डायरेक्टली हमारे क्या होता है कि बॉडी के सेल्स के कांटेक्ट में नहीं आती गैसेस, वो पहले प्रॉपर ट्रांसपोर्ट होके जाएंगे, ठीक है। वापस हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि कॉमन फीचर पूछ रहा है ह्यूमन एंड इंसेक्ट ट्रेकिया। तो अब अभी मैंने आपको ह्यूमन की ट्रेकिया आपने पढ़ी है, इनकी ट्रेकिया जो है लगभग ह्यूमंस के कॉमन ही होती है। इनमें भी क्या होता है कि इनसे बचने के लिए, कि कोलैप्सिंग से बचने के लिए क्या होती है इनमें, ऐसे शी शेप्ड ऐसे कार्टिलेजिनस रिंग्स होंगी। क्योंकि इनमें क्या होता है, मान लीजिए कि ये एक तरीके से इंसेक्ट, इनमें क्या होता है इस तरह से पुश होगा दोनों मसल्स के, जो इनमें मेनली इस तरीके से रेस्पिरेशन होगा कि इनमें क्या होता है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। तो इनकी जो काइटिनस जो आप बस इतना याद रखिए कि दो प्लेट्स हैं, ऐसे पुश करेंगे दोनों तो क्या होगा, एक्सपायरेशन होगा, और वापस से नॉर्मल होगी तो इंस्पायरेशन होगा। फिर से पुश करेगी दोनों आपस में तो एक्सपायरेशन होगा, प्रेशर लगाएगी तो बाहर से एयर कहाँ निकलेगी, बाहर, और वापस से अपने नॉर्मल पोजीशन में आएगी तो क्या करेगी, बाहर से एयर को खींचेगी अंदर की तरफ, ठीक है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट चलता है इनमें। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं न पिचकने वाली भित्ति, तो ये सही है क्योंकि हमने पता है ह्यूमन ट्रेकिया होती है वो कभी भी कोलेप्स नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसमें सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती हैं, तो वो उनको क्या करती है, कोलेप्स नहीं होने देती। इनमें भी क्या होती है, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स है ये रही, तो ये क्या करती है, इनके कोलेप्स को रोकती है। आगे देखते हैं सहायक। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ह्यूमंस में ट्रेकिया सहायक है लेकिन इंसेक्ट्स में ट्रेकिया सहायक नहीं है। इंसेक्ट्स में तो मेन ही यही है, क्योंकि इंसेक्ट्स में तो क्या बोल रहे हैं, मैंने क्या कहा, यहाँ पे ट्रेकियल या ट्यूबुलर रेस्पिरेशन होगा, मेन रेस्पिरेशन ही इनसे ही हो रहा है। तो यहाँ पे इसको असेसरी नहीं बोलेंगे, यहाँ पे इसको मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोलेंगे, ठीक है। ये हमने पढ़ा भी था जब मैंने लेक्चर पढ़ाया था, उसमें बताया था कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स मिल रही है। तीसरा हम देखते हैं बाह्य चर्म के व्युत्पन्न। बाह्य चर्म मतलब एक्टोडर्म। जब एम्ब्रियो बनता है तो उसमें मेनली हमारे जो है मेन 3 जर्म लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। पूरा जो बॉडी जो टिश्यूज है, बॉडी की स्ट्रक्चर है, वो इन्हीं तीनों जर्म लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। तो एक्टोडर्म जो होती है, एक्टोडर्म सिर्फ जो इंसेक्ट्स हैं उनमें ये जो ट्रेकिया है ये एक्टोडर्म का बना हुआ होता है, लेकिन जो ये अंतःचर्म का मतलब है एंडोडर्म। लेकिन जो ह्यूमंस होती है, ह्यूमंस में क्या होता है कि जो ट्रेकिया है ये एंडोडर्म का बना हुआ होता है। तो लेकिन यहाँ पे किसने पूछा कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन तो नहीं है। एक में किसका बना हुआ, इंसेक्ट में एक्टोडर्म का बना हुआ है, और ह्यूमन में किसका बना हुआ है, एंडोडर्म का। तो यहाँ पे कॉमन क्या हुआ, न पिचकने वाली भित्ति। सहायक ये भी नहीं हुआ क्योंकि एक में है, एक में क्या है सहायक है, दूसरे में मेन है। बाह्य चर्म एक में बन रहा है, अंतःचर्म दूसरे में बन रहा है, दोनों में साथ नहीं बन रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि इसमें जो कॉमन कैरेक्टर है वो कौन सा आ गया, न पिचकने वाली भित्ति। इसमें आपको इतना डिटेल में जाना ही नहीं है, आप तो बस यहाँ पे देखो और ये सीधा लगा दो, एंडोडर्म एक्टोडर्म, ये आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हो इसी डिटेल्स को, ये काफ़ी ज़्यादा लेवल पे जा रही है, लेवल स्टैंड के लिए ये लेवल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्तनधारियों में श्वसन का प्रकार कहलाता है। स्तनधारी आप जानते हो मेमल्स, एनिमल किंगडम जब आप पढ़ोगे तो उसमें मेमल्स का आपको पता है जिनमें मेमरी ग्लैंड्स मिलती है, ऐसे एनिमल्स को क्या बोलेंगे, मेमल्स। और मेमल्स क्या है, मोस्ट डेवलप्ड या मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो है अब तक का एनिमल जो ग्रुप है, या हम बोल दें कि एक तरीके से जो क्लास है वो अब तक की सबसे डेवलप्ड, मोस्ट डेवलप्ड क्लास है, जिसमें कौन आता है, मेनली ह्यूमंस आते हैं, प्राइमेट्स आते हैं।
तो वो जो सब है वो इस मेमल्स क्लास में आता है। तो मैंने आपको जब डिस्कस किया था मैंने बताया था कि मेमल्स में कौन सी स्ट्रक्चर मिल रही है रेस्पिरेशन के लिए, तो फुफ्फुसीय श्वसन, गिल श्वसन, त्वचीय श्वसन, श्वास नलीय श्वसन। इसका आंसर जाएगा फुफ्फुसीय श्वसन। क्यों? क्योंकि मेमल्स में लंग्स मिलते हैं, लंग्स मिलेंगे इसलिए उनको क्या बोल देंगे, फुफ्फुसीय श्वसन। लेकिन आगे भी हम डिस्कस करते हैं गिल श्वसन। गिल श्वसन कब होगा? जब श्वसन किसके थ्रू हो रहा है? गिल्स के थ्रू, जो कि मेनली किन में होता है? एक्वेटिक या जलीय जीव जो होते हैं उनके अंदर। त्वचीय श्वसन जिसको हम बोलते थे क्यूटेनियस, क्यूटेनियस श्वसन, जब स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन हो रहा है, मेनली मेंढक हो गया, केंचुआ हो गया, उनके अंदर। चौथा है श्वास नलीय श्वसन। श्वास नलीय मतलब ट्रेकियल जो होता है, अभी हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, तो उसमें हमने देखा था लास्ट स्लाइड पे ट्रेकियल किन में मिलता है? इंसेक्ट्स में। ठीक है, तो ह्यूमंस में, मेमल्स में मेनली स्पेसिफिकली में कौन सा मिलेगा? फुफ्फुसीय श्वसन। ठीक है, ये तो काफी इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं निम्न में से किनमें शरीर की सामान्य सतह के द्वारा O2 तथा CO2 का आदान प्रदान होता है? ठीक है, ये फिर से रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर का सवाल है। तो बॉडी सरफेस, ये मेनली पूछ रहा है कि किनमें जो है गैसियस एक्सचेंज बॉडी सरफेस से हो रहा है। किनमें होगा? जिनमें ऑर्गन नहीं है वेल डेवलप्ड, जिनमें ऑर्गन है उनमें तो नहीं होगा बॉडी सरफेस से। तो अब देखते हैं स्पॉन्जेस होता है, स्पॉन्जेस में, स्पॉन्जेस आपने पढ़े होंगे ऐसे होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ऑस्क्यूलम। यहाँ पे छोटे छोटे पोर और मिलेंगे जिनको क्या बोलेंगे हम? ओस्टिया। क्या बोलेंगे? ओस्टिया। इनमें वाटर क्या करेगा? ओस्टिया से एंटर करेगा और ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो जो गैसियस एक्सचेंज है, गैसेस, ये बाहर क्या है? ये प्योरली मराइन है, वाटर के अंदर मिलेंगे, सॉरी ओशियनिक वाटर में मिलेंगे। तो वो जो ऑक्सीजन जो गैसेज है, ऑक्सीजन जो यहाँ से सीधा अंदर वाटर के थ्रू इसमें एंटर करेंगे, इनकी सेल्स को जितनी नीड है वो ट्रैप कर लेंगे, बाकी कहाँ से चली जाएगी? बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड चलेगी वो यहाँ से सीधी बाहर निकल जाएगी। तो किसके थ्रू हो रहा है? बॉडी सरफेस के थ्रू ही हो रहा है, कि यहाँ से एंटर किया और यहाँ से निकल गया, बॉडी सरफेस के थ्रू हो रहा है। ठीक है, फ्लैट वर्म्स जो है मेनली, जिसको फ्लैट वर्म्स, जिसको हम प्लेटीहेल्मिन्थीज बोलते हैं, उनमें भी क्या होती है? स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर नहीं मिलती, उनमें भी क्या होता है? बॉडी सरफेस के थ्रू ही होता है। सिलेंट्रेट्स, सिलेंट्रेट्स पे मेनली ऐसा ही स्ट्रक्चर होती है, सिलेंट्रेट्स की भी इस टाइप की। ठीक है, जिनमें यहीं से एंटर करेगा वाटर और यहीं से वापस निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम में एंटर करेंगे, हाइपोस्टोम के थ्रू बाहर जाएंगे और जो मेन जो गैसेस है एक्सचेंज यहीं पे हो जाएगा, मेनली बॉडी सरफेस के थ्रू ही हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा? चौथा सभी में, क्योंकि इन तीनों में क्या होती है? कोई भी वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन नहीं मिलती, इसलिए इनमें क्या होता है? बॉडी सरफेस के थ्रू ही जो है रेस्पिरेशन या गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नासिका गुहा और नासाग्रसनी का कार्य क्या है? द फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी एंड नेजोफेरिंक्स इज टू। अब नेजल कैविटी और नेजोफेरिंक्स ये मेनली हमने, आप याद करिए, दो हमने जोन्स पढ़े थे, कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन का काम क्या था और रेस्पिरेटरी जोन का काम क्या था वो हमने बताया था। तो नेजल कैविटी और नेजोफेरिंक्स ये दोनों मिलकर क्या बनाती है? ये दोनों एक्चुअली पार्ट होती है कंडक्टिंग जोन या चालक क्षेत्र का। तो अब ये दोनों का काम क्या होता है? देखिए, अंतःश्वेषित वायु को गर्म करना, हाँ, ये कंडक्टिंग जोन का मैंने आपको पार्ट बताया था। इनका काम क्या होता है कि जो एयर जो है आप बाहर से अंदर एंटर कर रहे हो उसको बॉडी टेम्परेचर पे लाना, जो बॉडी टेम्परेचर उसके ऊपर लेके आओगे आप, तो उसको, उसका ये कंडक्टिंग जोन का, या स्पेसिफिकली हम कहें नेजल कैविटी और नेजोफेरिंक्स का ही काम है ये। तो इसलिए ये फंक्शन हम इसमें इंक्लूड करेंगे। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, अंतःश्वेषित वायु को नम करना। हाँ, ये भी कहा था मैंने कि बाहर से अगर आप ड्राई एयर ले रहे हो तो उसको क्या करेंगे? डिफ्यूजन सही से हो उसका ढंग से, इसलिए उसको क्या करेंगे? थोड़ा ह्यूमिडिफाई करेंगे, उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे, ये भी काम होता है। अंतःश्वेषित वायु को धूल के कणों से छानना। हाँ, छानना तो यहीं से चालू हो जाता है, जैसे आपने एयर अंदर ली, वेस्टिब्यूल पार्ट से क्या होता है? फिल्टरिंग चालू हो जाती है, जो कि कहाँ तक चलती है? ब्रोंकियोस तक चलती है फिल्टरिंग, क्योंकि वहाँ पे म्यूकस और क्या मिलती है? स्ट्रेटिफाइड सेल्स मिलती है, जो क्या करती है? उनको म्यूकस के से इसको चिपका के स्टिक करके उनको क्या करती है? डिस्ट्रॉय करती है। तो ये क्या हो गए? ये सभी काम क्या हो गए? नेजल कैविटी और नेजोफेरिंक्स के कार्य हो गए। एम आई क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? आगे चलते हैं। अब देखते हैं किससे बनी हुई वलयों की उपस्थिति के द्वारा श्वास नली को पिचकने से रोका जाता है? अभी हमने डिस्कस किया था, कौन सी होती है? शी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स। किस? कार्टिलेजिनस रिंग्स। कार्टिलेज मतलब उपास्थि, उपास्थि की बनी हुई रिंग होती है। कौन सी उपास्थि? याद करिए, काचाभ, या जिनको हम बोलते हैं हाइलिन। कौन सी थी? कार्टिलेजिनस रिंग थी, कार्टिलोजिनस रिंग, या उपास्थिल छल्ले जिनको हम बोलते हैं। और ये कैसे होते हैं? शी शेप्ड के। और शी शेप्ड क्यों होते हैं? क्योंकि डॉर्सली
इनकम्प्लीट होते हैं। ये कैसे होंगे? शी शेप्ड, क्योंकि डॉर्सली इनकम्प्लीट होंगे। डॉर्सली मतलब हमारी बॉडी के दो सरफेस होती हैं, वेंट्रल अदर, डॉर्सल पृष्ठ। तो पृष्ठ सतह पे क्या होंगे? इनकम्प्लीट होंगे, मतलब सिर्फ इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से होंगे। तो ये वेंट्रल सरफेस, ये डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल पे क्या होगी? इनकम्प्लीट होगी। ठीक है, तो ये किससे? और उपास्थि भी पूछे तो कौन सी? हाइलीन। कौन सी उपास्थि? हाइलीन, या जिसको हम बोल देते हैं काचाब उपास्थि। ये टाइप होता है। ठीक है, तो अब देखिए रेखित पेशियां नहीं, अस्थि नहीं, उपास्थि हाँ, कोटर नहीं। ठीक है, यहां तक समझ आया? आगे चलते हैं। ट्रेकिया, अब ये देखिए डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप क्या करिए कि एनसीईआरटी को अच्छे से करके जाइए, क्योंकि आपका मेनली लेवल जो होता है 12 तक का होता है। तो आप जो है, वैसे तो अगर आप हमारे भी लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, वो भी मेनली एनसीईआरटी से थोड़ा ऊपर लेके चलना पड़ता है, क्योंकि आप कई बार क्वेश्चंस क्या होता है थोड़ा बाहर से आ जाते हैं। तो एनसीईआरटी में क्या होता है, बस स्टेटमेंट्स दे दिए जाते हैं, लेकिन उनकी डिटेल आपको पढ़नी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है कि ट्रेकिया डिवाइड्स इंटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एट थोरेसिक वर्टिब्रा। कौन सी थोरेसिक वर्टिब्रा? ट्रेकिया कौन सी थोरेसिक वर्टिब्री के से दाईं तथा बाईं प्राथमिक श्वसनी में? तो याद करिए, मैंने बताया था कि जो वर्टिब्रीज होती हैं 26 वर्टिब्री होती हैं। वर्टिब्री मतलब जो वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स होंगी, वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स जो होंगी, की अस्थियां, उनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्री। कितनी होती है? 26 होती है। इनको क्या करते हैं? 5 जोन्स में डिवाइड करके रखते हैं। जो ग्रीवा में मिलेगी उनको हम बोलेंगे सर्वाइकल, सी लिख देता हूं मैं, सर्वाइकल, जो कितनी होती है? 7। और ये क्या होती है? मेमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि मेमल्स में 7 मिलती हैं। इसके बाद वक्षीय या थोरेसिक, ये कितनी होगी? 12। इसके बाद लंबर, या जिसको हम कटी बोल देते हैं, कटी क्षेत्र, ये कितनी होगी? 5। फिर आएंगे सैक्रल, और लास्ट में आ जाएगी कोक्किक्स। इसको हम बोल देंगे त्रिक, और इनको बोल देंगे हम अनुत्रिक। ये कितनी होगी? ये 1, और ये भी 1। कितनी हुई? 12 और 7 19, 19 और 5 24, 25 और 26। ठीक है, वैसे ये भी 5 होती है, लेकिन वो किसमें? ह्यूमन एम्ब्रियो में होगी। जैसे एडल्ट होते हैं, एडल्ट होने के बाद क्या होती है? फ्यूज हो जाती है, तो आपको ये याद नहीं रखनी होती है। और ये 4 होती है नीचे वाली, लेकिन ये क्या होती है? एडल्ट में फ्यूज होकर ये 1 रह जाती है, और ये भी सिंगल रह जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं। ये एक बेसिक डिटेल्स थी कि आपको कई बार काम आ जाती है, अगर याद रख सकते हो तो अच्छी बात है। लेकिन अभी हम वापस से हमारे टॉपिक के पास आते हैं। ट्रेकिया डिवाइड्स, तो ये ट्रेकिया, ये एनसीईआरटी की लाइन कौन से पे डिवाइड होती है? तो ये डिवाइड होती है T5, T5 के लेवल पे। अब T5 मतलब थोरेसिक जो है, इसकी 5वीं वर्टिब्री, 1 2 3 4 5, इस लेवल के ऊपर। यहाँ पे आके क्या होगी कि जो ट्रेकिया है, इसके इधर बना देता हूँ मैं, 1 मिनट, कि ये जो ट्रेकिया है, ये जैसे इस लेवल पे आई, यहाँ से प्राइमरी और सॉरी 2 प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, दाई और तथा बाई, दाई और बाई प्राथमिक श्वसनी में है जो डिवाइड हो जाएंगी। तो कौन से लेवल पे डिवाइड हुई? T5 लेवल पे। ये आपको याद रखनी है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, और ये एनसीईआरटी की लाइंस तो आपको रट ही लेनी है, क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट्स में ऐसे पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द चैम्बर फॉर्म्ड डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय स्टर्नम, लेटरली बाय रिब्स एंड ऑन द लोअर साइड बाय डोम शेप्ड डायफ्राम इज। देखिए, जब आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो ये जो सारे क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट उनसे उनमें जो है ये सारे कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, वहाँ से जो है ये क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने बताया था आपको कि जो थोरेसिक कैविटी है, मान लीजिए थोरेसिक कैविटी हमारा ये वाला एरिया, ये पूरा थोरेसिक कैविटी है, डायफ्राम से ऊपर वाला जो भी है पूरा थोरेसिक कैविटी है। तो अब थोरेसिक कैविटी है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है? मैंने आपको बताया था एंटीरियर पार्ट होगा अग्र, ये पोस्टीरियर पार्ट, और ये वाला लेटरल पार्ट होगा, सामने जो होगा वेंट्रल, और पीछे जो होगा वो डोर्सल। ठीक है,
अब ये जो है सब स्ट्रक्चर अलग अलग स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हुई थी। अगर हम पोस्टीरियर पे देखें तो कौन मिलेगा, डायफ्राम। अदर देखें अग्र पे तो यहाँ पे मिलेगा क्लेविकल। क्लेविकल जो ये वाली बोन जो होती है हमारी, ये एंटीरियर पार्ट बनाएगी। लेटरल में अगर हम देखें तो इस पे मिलेंगे हमें रिब्स या पसलियां हमारी। ये जो लेटरल पार्ट ये वाला, ये जो है ये किससे मिलकर बना होता है, रिब्स से। वेंट्रल पार्ट, वेंट्रल ये जो मिड रिब होती है यहाँ पे कौन सी मिलती है, स्टर्नम। स्टर्नम और डोर्सल, डोर्सल पार्ट है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, वर्टिब्रल कॉलम या वीसी से, कशेरुकदंड से। तो ये सब स्ट्रक्चर्स मिलकर क्या बनाती है, एक जो है एक एयर टाइट चेंबर बनाती है। उस एयर टाइट चेंबर को हम क्या बोलते हैं, वक्षीय गुहा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उदरीय गुहा ये नहीं होगा, पेल्विक गुहा ये भी नहीं होगा, और कपालीय गुहा तो ये होती है, ये भी नहीं होगा। तो ये वक्षीय गुहा है, ये सारी स्ट्रक्चर मिलकर वक्षीय गुहा बनाती है। और एक्चुअल में इस वक्षीय गुहा में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसी की वजह से रेस्पिरेशन होगा। तो आप ये भी स्टेटमेंट है कि आप याद रखने का कि वक्षीय गुहा पर होने वाले जो परिवर्तन है वो जो है डायरेक्टली क्या होंगे, जो फुफ्फुसीय गुहा है उसके ऊपर प्रतिबिंबित होंगे या रिफ्लेक्ट होंगे। जो आप उसमें चेंज कर रहे हो वो डायरेक्टली किस में होंगे, जो थोरेसिक कैविटी है उसके अंदर होंगे। ठीक है, सॉरी, जो थोरेसिक कैविटी में हो रहा है उसकी वजह से डायरेक्ट किसमें, पल्मोनरी कैविटी में चेंज हो गया, जिसको हम बोले फुफ्फुसीय गुहा में चेंज होगा। क्योंकि फुफ्फुस हमारे लंग्स कैसे हैं, स्पॉन्जी टाइप में होते हैं, लेकिन उनमें कोई मसल्स नहीं होती, तो उनको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं कर सकते। उनमें चेंज करने के लिए हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा, वक्षीय गुहा में, थोरेसिक कैविटी में। तो थोरेसिक कैविटी में जब चेंज होंगे तो उनमें होने वाला चेंज डायरेक्टली जो है आपके लंग्स के ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतः श्वसन में फेफड़े फैलते हैं क्योंकि, अब देखिए इंस्पिरेशन क्यों होता है, इंस्पिरेशन हो रहा है, फेफड़े फैल रहे हैं क्यों, वो देखते हैं। डायाफ्राम ऊपर की ओर संकुचित होता है, नहीं, डायाफ्राम ऊपर की संकुचित नहीं होता, याद करिए। डायाफ्राम क्या होगा, मान लीजिए कि ये थोरेसिक कैविटी है, ये थोरेसिक कैविटी है, और नॉर्मल जो है वो डायफ्राम कैसा होता है, ऐसा डोम शेप्ड, डोम शेप्ड। अब इसका वॉल्यूम क्या है, अभी मान इसका वॉल्यूम, अब मान लीजिए अभी ऐसा है नॉर्मल, अब ये कॉन्ट्रैक्ट हुई। इंस्पिरेशन कब होता है, जब क्या होता है, डायफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब ये क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। तो फ्लैट हुआ तो क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया और प्रेशर घट गया। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि अंतःश्वसन में फेफड़े फैलते हैं। अब पहले क्या था, यहाँ पे वॉल्यूम कम था, वॉल्यूम कम था तो लंग्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा था। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम कम हुआ, लंग्स के ऊपर प्रेशर कम हुआ और लंग्स क्या हो गए, एक्सपेंड हो गए। एक्सपेंड हो गए या मतलब बढ़ गए, या अपना सरफेस एरिया बढ़ा लिया, मतलब एक तरीके से रिलैक्स हो गए, अब उनके ऊपर प्रेशर नहीं रहा। तो अब क्यों नहीं रहा, क्योंकि डायफ्राम ऊपर की ओर संकुचित होता नहीं, डायफ्राम ऊपर की तरफ संकुचित नहीं हो रहा, डायफ्राम की तरफ हो रहा है, नीचे की तरफ संकुचित हो रहा है, तो ये गलत हो गया। वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ता है, बढ़ रहा है। वक्षीय गुहा का आयतन यहाँ पे कम था, जैसे ये फ्लैट हुआ वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ गया, हाँ ये सही है। तीसरा देखते, बाह्य अंतरापरशुक पेशियां शिथिल होती है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो शिथिल नहीं होती है, वो क्या होती है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगी, वो भी संकुचित होगी, तब जाके जो है इनका वॉल्यूम जो है थोड़ी सी कैविटी का वो बढ़ेगा। आगे चलते हैं। डायफ्राम शिथिल होता है, नहीं, डायफ्राम तो संकुचित होगा, अभी हमने देखा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा कि एक्सपिरेशन टेक प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज। अब मैंने आपसे ये तो काफ़ी बहुत कॉमन हो गया कि लास्ट स्लाइड में भी काफ़ी बार डिस्कस कर लिया। देखिए वापस से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है। तो ये मान लीजिए हमारी थोरेसिक कैविटी है और ये जो है ये नॉर्मल डोम शेप्ड हमारा डायफ्राम है। अब देखिए यहाँ पे ये जो लंग्स है, अब इंट्रापल्मोनरी अंतराफुफ्फुसी दाब क्या है कि जब इस वक्षीय गुहा के द्वारा इन फेफड़ों की भित्ति पर लगाया गया दाब अंतराफुफ्फुसीय दाब है। ठीक है, तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कब बढ़ रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा है। क्यों ज्यादा क्यों है, क्योंकि अब इसका जो प्रेशर है वो कम है, लेकिन इसका प्रेशर प्रेशर यहाँ पे वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है तो इनकी वॉल्स पे भी उतना ही लग रहा है और ये उतनी ही कॉन्ट्रैक्ट है अभी भी। लेकिन ये क्या कह रहा है कि बहिर्श्वसन संपन्न होता है जब अंतराफुफ्फुसीय दाब होता है। अब ये कब होगा, अंतःश्वसन बहिर्श्वसन कब होगा, याद करिए मैंने बताया था। अंतःश्वसन कब होता है, जब दाब घट जाएगा। दाब घट जाएगा तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वायुमंडल में दाब क्या होता है, ज्यादा होता है। और अगर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम है तो गैस कहां से जाएगी,
हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो एटमॉस्फेयर से कहाँ जाएगी, लंग्स में जाएगी, इसको क्या बोलेंगे हम, इंस्पिरेशन। लेकिन अगर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा हो जाए, ज्यादा कैसे होगा, पहले तो यहाँ पे कम क्यों है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, क्योंकि ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुए तो क्या हुआ, वॉल्यूम इनका बढ़ गया। याद करिए, वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घट गया, प्रेशर घट गया तो क्या हुआ, गैस अंदर आ गई। लेकिन अब जैसे ये मसल्स वापस रिलैक्स होंगी, जैसे ही मसल्स रिलैक्स हुई तो यहाँ पे क्या हुआ कि वॉल्यूम जो था पहले बढ़ा था, अब ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वॉल्यूम जैसे ही घटा तो ये क्या करेगी, थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक जो कैविटी है ये वापस से प्रेशर किस पे अप्लाई करना चालू कर देगी, लंग्स के ऊपर। और जैसे ही लंग्स के ऊपर प्रेशर लगेगा, या लंग्स क्या करेंगे, एयर को एक्सहेल कर देंगे, बाहर एक्सपेल कर देंगे, एयर को बाहर निकाल देंगे। तो आईपीपी जब बढ़ेगा, आईपीपी बढ़ेगा तो क्या होगा, ये इतना बढ़ जाएगा कि एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है इसके कंपैरिजन में कम हो जाएगा। तो ये जो एयर है ये कहाँ चली जाएगी, सीधी एटमॉस्फेयर में या बाहर चली जाएगी। तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होना चाहिए, हाँ वायुमंडलीय दाब से तो अधिक होना चाहिए ना, एटमॉस्फेयर दाब से ज्यादा होगा तभी तो बहिश्वसन होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। वायुमंडलीय दाब से कम नहीं तब तो अंतःश्वसन हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के समान नहीं तब तो गैसेस का एक्सचेंज ही नहीं होगा, वो तो एक साम्य पे आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, किधर से भी नहीं जाएगी, ना बाहर से अंदर ना अंदर से बाहर। अंतरा फुफ्फुसीय दाब के बराबर नहीं, अंतरा फुफ्फुसीय दाब के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होगी तो ये आंसर हमारा पहला हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी। आई होप ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। इस चैप्टर के जो है ये क्वेश्चन इतने ही थे जितने इंपॉर्टेंट थे। इसमें हमने स्ट्रक्चर से लेकर सब कुछ डिस्कस कर लिया, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ डिस्कस कर लिया, मेनली इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। बाकी आगे जो है हम फिजियोलॉजी के और चैप्टर्स के क्वेश्चन लेके आएंगे। बॉटनी में जैसे मंजीत सर ने प्लांट किंगडम के क्वेश्चन करवा दिए, धीरे धीरे हम जो है मेन बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के जो भी सब्जेक्ट्स होंगे सबके हम जो है लैब असिस्टेंट के लिए एमसीक्यूज लेके आएंगे, जिसमें हम पीवाईक्यू वगैरह, पीवाईक्यू के अलावा हम जो सेलेक्ट करके एमसीक्यूज लाएंगे वो, तो जिससे कि लगभग आपका एक पूरा चैप्टर कवर हो जाए। अब जैसे 15 क्वेश्चन किए हमने, इन 15 क्वेश्चन में लगभग आपका 95% जो है चैप्टर क्लियर हो गया। इसमें बचा क्या, सिर्फ डिजीजेज नहीं आई, डिजीज से मेनली नहीं क्वेश्चन नहीं आते, बाकी तो सारा हमने देख लिया। एक क्वेश्चन उसका भी था रेस्पिरेटरी कैपेसिटी का, ट्रांसपोर्टेशन का भी देखा हमने, स्ट्रक्चर से भी देख लिया, असेसरी ह्यूमन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर से भी देख लिया, सबसे डिस्कस कर लिया। तो मेनली हमारा मोटिव यही है कि एमसीक्यू सीरीज लाने का, कि ओनली यहाँ पे हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, सॉल्यूशन के अलावा हम क्या करेंगे, उनकी प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन देंगे, एक एक डिटेल देंगे, माइनर टू माइनर डिटेल देंगे। तो उससे क्या होगा कि हम आपको जो उसको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे हम प्रीवियस चैप्टर से या आने वाले जो भी चैप्टर्स होंगे उनसे। तो उससे क्या होगा कि आप जो है उनमें इंटर रिलेशन बना सकोगे, उससे क्या होगा कि हेल्प होगी आपको पिछले वाले चैप्टर्स को रिकॉल करने में और जो करंट चैप्टर जो है उनके क्वेश्चंस को बनाने में। तो उन चीज़ों को आपको रटना नहीं पड़ेगा, उनमें आपके कंसेप्ट्स की तैयारी हो जाएगी, एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा ये अच्छे तरीके से। और हो सकता है इनमें आपको कुछ नई चीज़ भी सीखने को मिल जाए, जो चीज़ मे बी आपने स्किप कर दी है चैप्टर पढ़ते टाइम, लेकिन आपको इन चैप्टर जब ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं उस टाइम आपको बता दी जाए, तो एक तरीके से आप क्या काफ़ी हेल्प करेंगे। और मेन हमारा मोटिव यही है कि बस आपकी मदद हो एटलीस्ट, कि जो मेनली जो मैंने देखा है लैब असिस्टेंट के, मैंने काफ़ी वीडियोस देखे कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। मेनली क्या होता है कि क्वेश्चन लेके आते हैं, उनका सॉल्यूशन बता दिया कि बस ये ऑप्शन होगा, ये नहीं बताया जाए कि ये तीनों ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, एक बता दिया कि ये ऑप्शन होगा बस, बाकी नहीं बताया जा रही कि ये ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे। बस बात वही है कि आपको ये नहीं पता करना कि यही आंसर क्यों है, आपको ये भी पता करना है कि ये क्यों नहीं है। क्योंकि क्या कई बार क्या होता है एग्जाम में जब हम बैठते हैं ना, वहाँ पे हमारा माइंड इतना कुछ सोच रहा होता है, उस टाइम बहुत चीज़ें दिमाग में चल रही थी। अभी जैसे मैं तो सिर्फ बायोलॉजी का लेके आया हूँ तो मेरे दिमाग में यही चल रहा है, लेकिन एक जब एस्पिरेंट होता है जो, वो जब एग्जाम देने जाएगा उसके दिमाग में क्या चल रहा, सब कुछ चल रहा होगा, फिजिक्स भी चल रही होगी, केमिस्ट्री भी चल रही होगी, बॉटनी जूलॉजी सब चल रही होगी, ऊपर से जो हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह सब कुछ उसके दिमाग में चल रही होगी। तो उस टाइम क्या होता है कि आपको कन्फ्यूजन होते हैं। अभी ये बहुत इजी लग रहा है कि हम देखेंगे नहीं ये ऑप्शन ये, उस टाइम क्या होता है कि ऑप्शंस ऐसे लगेंगे दो सही है दो गलत है, अब कौन से सेलेक्ट करूं। तो इसलिए जो क्या होता है कि जब आप रिवीजन करते हो तो आप
थोड़ा एलिमिनेशन मेथड भी लगाना चालू किया करो। एलिमिनेशन मेथड का एक फ़ायदा होता है, जैसे कि आप जब ऑप्शन देखते हो उनमें सही ढूंढने के बजाय आप ये देखो कि गलत कौन से हैं मेनली, तो जो गलत है उनको तो एलिमिनेट ही कर दो। मान लो कि आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, 4 में से दो तो हो ही नहीं सकते, 2 को हटा दो, अब 2 है उनमें से चूज करो। तब आप अपने कॉन्सेप्ट लगाओ कि हाँ अब मेरे को यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक चूज करना है। तो अगर वहाँ पे आपके कंसेप्ट प्रिपेयर नहीं है तो फिर वो दोनों में आपको दोनों ही सही लगेंगे, लेकिन 2 तो सही हो नहीं सकते, एक ही होगा आंसर। तो इसलिए क्या होता है कि मेनली जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हो तो उनका सिर्फ ये आंसर ऐसे टिक मत लगाओ कि हाँ ए पे पहला आंसर मिल गया, आंसर ठीक है, आंसर तो मिल गया आपको, लेकिन उसको टिक मत करो। आप बाकी के 3 ऑप्शन भी देखो कि एटलीस्ट उनमें से कोई सही तो नहीं है, हो सकता है मेरे से पढ़ने में मिस्टेक हो गई हो पहला ऑप्शन, हो सकता है आगे भी ठीक हो ऑप्शन, देखो तो सही एटलीस्ट। तो बस आपको वही करना है कि आप हर सिर्फ वो मत देखो कि जो कि करेक्ट है, वो भी देखो कि बाकी 3 इनकरेक्ट क्यों हैं, उनके पीछे की भी कॉन्सेप्ट या लॉजिक को देखो, वो एक तरीके से आपको मेमोरी बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो है अब नेक्स्ट चैप्टर मैं अभी ह्यूमन फिजियो के लेके आऊँगा, जिसमें वापस से मैं एमसीक्यूज़ वगैरह लेके आऊँगा, पीवाईक्यूज़ जो है मैं उसमें इंक्लूड कर दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे और कैसे अब आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तब तक के लिए आप ऐसे ही बने रहिए कल्प क्लासेस के साथ। थैंक यू ऑल।